वेलकम क्लास 9th। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है प्ले लर्न ग्रो 1 में। आज हम करने जा रहे हैं गंगा पुस्तक का पहले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स, दो बैलों की कथा। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे अभ्यास। अभ्यास के अंदर है रचना से संवाद, कि जो आपकी रचना है उससे हमें बात करनी है, वार्तालाप करनी है। तो आपने इस पूरी वीडियो देखी होगी चैप्टर की, तो मैंने अगर नहीं देखी है आप लोगों ने तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ जाकर चेक कर लीजिएगा। मेरे उत्तर मेरे तर्क, निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर क्यों उपयुक्त लगते हैं, क्यों सही लगते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। कहानी में हीरा और मोती का आपसी संबंध किस गुण को मुख्य रूप से दर्शाता है? क, प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता, एकता और सहयोग, गर्व और दंभ। दंभ का मतलब होता है एटीट्यूड, और विद्रोह और क्रोध। तो दंभ मैंने आपको बता दिया, एटीट्यूड, घमंड। तो यहाँ पर ना उसे घमंड था किसी चीज़ का, तो इसका आंसर होगा एकता और सहयोग। क्या होगा इसका आंसर? एकता और सहयोग, ख। ओके। सेकंड है हीरा मोती ने नया स्थान क्यों स्वीकार नहीं किया? उन्हें भरपेट भोजन दिया गया, उन्हें बहुत मोटी रस्सी से बांधा गया, मालिक ने बेचा यह सोचकर उन्हें अपमान लगा, उन्हें अलग अलग बांधा गया। तो आप भी जानते हैं गया जो नया मालिक था उनके पास क्या करा था, उन्होंने मोटी रस्सी से बांध दिया था। तो आंसर क्या है? ख, उन्हें बहुत मोटी रस्सी से बांधा गया। तीसरा क्वेश्चन है बैलों ने रस्सी तोड़कर घर लौटने का निर्णय क्यों लिया? कष्टों से बचने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, अभिमान की रक्षा के लिए, अपनापन पाने के लिए। तो आप लोगों को सबको पता है कि गया के यहाँ पर उसको अपनापन नहीं मिला था, इसलिए इसका आंसर होगा घ, अपनापन पाने के लिए। ठीक है, क्योंकि गया क्या था? सूखा भूसा, और उसको क्या दे रहा था? हल में जोत रहा था, मेहनत ज़्यादा करवा रहा था, खाना कम दे रहा था। ठीक है। उसके बाद है चौथा, गया द्वारा डंडे से मारने पर मोती का आक्रोश किस मानवीय मनोवृत्ति का द्योतक है, मतलब सिंबल है? स्वाभिमान, अहिंसा, पराधीनता और अन्याय की रक्षा। तो इसका आंसर होगा स्वाभिमान, क्योंकि उसने अपने मान के लिए उस पर गुस्सा दिखाया था। ओके। कहानी में बैलों की मूक भाषा का प्रयोग लेखक ने किस लिए किया? कहानी को रोचक बनाने के लिए, मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए, संवादों को छोटा रखने के लिए, कथा में हास्य उत्पन्न करने के लिए। तो हम कहेंगे इसका आंसर क्या होगा? मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए, कि मनुष्य के जैसे फीलिंग्स उनके पास भी है, वो भी अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, लेकिन उनकी मूक भाषा है जो हमें समझ में नहीं आती है। जानवर एक दूसरे की भाषा को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, तो वो भी प्यार चाहते हैं। दो बैलों की कथा को यदि स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ें तो हीरा और मोती किसके प्रतीक हो सकते हैं? भारत पर अंग्रेजों के क्रूर और अन्यायपूर्ण शासन के, स्वतंत्रता संग्राम में पशुओं के योगदान के, सत्याग्रह और अहिंसा के आंदोलन के, स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष के। तो आप बताइए कि यहाँ पर क्या होगा? स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष से। अब मेरे उत्तर मेरे तर्क के मैंने सारे क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए हैं, आपने देख लिया है। अब इनके जो है डिटेल में जो कि लिखा था कि आप अपने ऑप्शंस बताइए, मतलब आप अपना उसका आंसर बताइए, क्यों है, रीज़न बताना था। तो रीज़न ये है कि एकता और सहयोग इसलिए था, हीरा और मोती हर परिस्थिति में साथ रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, उनका संबंध भाईचारे और सहयोग को दर्शाता है, ना कि प्रतिस्पर्धा और अहंकार को। दूसरा जो ग हमने सिलेक्ट किया था, क्यों किया था? दोनों बैलों को अपने पुराने मालिक से गहरा लगाव था, जब उन्हें बेच दिया गया तो उन्हें यह अपमानजनक लगा, इसलिए उन्होंने नया स्थान स्वीकार नहीं किया। अपनापन पाने के लिए हीरा और मोती अपने असली मालिक के पास लौटना चाहते थे, जहां पर उन्हें प्यार और अपनापन मिलता था। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं फोर्थ ख मैंने क सिलेक्ट किया था। गया द्वारा मारने पर मोती को गुस्सा उसके स्वाभिमान को दिखाता है, वह अन्याय सहन नहीं करता और प्रतिक्रिया कर देता है। मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए लेखक ने बैलों की मूक भाषा का प्रयोग यह दिखाने के लिए किया कि उनमें भी मनुष्य जैसी भावनाएं और समझ होती हैं। सिक्स्थ का घ स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष के, हीरा और मोती का संघर्ष स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली भारतीय जनता का प्रतीक है, जो अत्याचार के खिलाफ लड़ती है और आज़ादी पाना चाहती है। अब आते हैं मेरी समझ मेरे विचार। ओके। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता,
पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। जब बैल नए मालिक के यहाँ गए तो उन्होंने काम करने से इनकार क्यों कर दिया था। अब इसका आंसर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने लिखा हुआ है सारे आंसर, तो आप लोग आंसर इसमें लिख लेना आप अपनी कॉपियों में। तो आप लोगों को पता ही है कि क्यों मना करा था, क्योंकि उसे नए वहाँ पर सूखा भूसा मिल रहा था। अब देखिए, जब हीरा और मोती नए मालिक गया के यहाँ पहुँचे तो उन्हें वहाँ प्यार और सम्मान नहीं मिला। उन्हें खाने को सूखा भूसा दिया गया, उनके साथ कठोर व्यवहार करता था और उन्हें मारता पीटता था। पहले वे झूरी के यहाँ स्नेह और अपनापन पाते थे, इसलिए नए स्थान पर उन्हें दुख और अपमान महसूस हुआ। इसी कारण उन्होंने विरोध स्वरूप हल में काम करने से इनकार कर दिया और जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली। तो इस तरीके से आप भी अपना आंसर बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बैलों का घर लौट आना कोई साधारण घटना नहीं है। कैसे? तो इसके संकेत दे रखे हैं, वे क्यों लौट आए, उनके और झूरी के मन में कौन कौन से भाव रहे होंगे, क्या वास्तविक जीवन में भी ऐसा होता है आदि। तो अब आपको इसके आंसर लिखने हैं। यहाँ पर भी मैंने इसका आंसर भी लिख लिया है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। क्योंकि देखिए, आप लोग भी जानते हैं कि बैल जो थे दोनों, हीरा और मोती, वो घर क्यों लौट के आए थे, क्योंकि उन्हें वहाँ अच्छा सा खाना नहीं मिला था और दूसरी बात उनकी फीलिंग्स थी, क्योंकि झूरी उन्हें बहुत प्यार से रखता था। ठीक है ना। तो इसका आंसर अब मैं दिखाती हूँ आपको। बढ़ते हैं आंसर की तरफ। आंसर है, हीरा और मोती का घर लौट आना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनकी निष्ठा, प्रेम और समझदारी को दिखाता है। वे अपने पुराने मालिक झूरी से बहुत प्रेम करते थे और उसके स्नेह को याद करके वापस लौट आए। झूरी के मन में भी बैलों के लिए गहरा प्रेम था। जब बैल लौटे होंगे तो उसे अत्यंत खुशी और संतोष हुआ होगा। बैलों के मन में भी अपने पुराने घर के प्रति अपनापन और सुरक्षा का भाव था। यह घटना यह भी दर्शाती है कि पशु भी भावनाएं रखते हैं और अपने मालिक के प्रति सच्चा लगाव महसूस करते हैं। वास्तविक जीवन में भी कई बार जानवर अपने मालिक या घर को पहचान कर वापस लौट आते हैं। इसलिए यह घटना साधारण नहीं बल्कि भावनात्मक और प्रेरणादायक है। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है और आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सेम कॉपी करना है, हाँ, लेकिन आंसर्स के पॉइंट्स आपको समझने होंगे जो आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेंगे। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन है, मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। इस कथन को कहानी के उदाहरणों में सिद्ध कीजिए। तो अब हमें क्या करना है, इस कहानी को, जो हमने अभी कहानी पढ़ी थी हीरा और मोती की, तो उस कहानी में हमें ये बताना है कि क्यों कभी कभी हमें क्यों संघर्ष करना चाहिए। क्योंकि हमें हमेशा चुप रहना नहीं चाहिए, हमें अन्याय हमेशा नहीं सहना चाहिए। क्योंकि अन्याय के खिलाफ अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमेशा आप पर अन्याय होता रहेगा। अब इसका आंसर हम देखते हैं। देखिए, ये है, कहानी में हीरा और मोती बहुत सहनशील है, लेकिन जब गया उनके साथ अत्याचार करता है तो उन्हें मारता पीटता है और भरपेट खाना भी नहीं देता। तब मोती कहता है, अब तो नहीं सहा जाता। इस बात से स्पष्ट होता है कि अन्याय को हमेशा सहना उचित नहीं होता। बैल पहले सहते रहे पर अत्याचार सीमा पार कर गया। तब उन्होंने संघर्ष करने का निर्णय लिया, हल में चलने से मना किया और अंततः वहाँ से भाग निकले। इससे सिद्ध होता है कि अपने अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक है। ओके, अब है फोर्थ क्वेश्चन, जब पेट भर गया और दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, हीरा एवं मोती स्वतंत्रता और अपनापन दोनों में से किस भावना से अधिक प्रेरित थे? कारण सहित लिखिए, उसमें रीज़न भी लिखना है। तो आंसर है, हीरा और मोती दोनों ही अपनापन से अधिक प्रेरित थे। हालांकि उन्हें आज़ादी भी मिली और उन्होंने उसका आनंद भी लिया, लेकिन अंत में वे अपने पुराने मालिक झूरी के पास ही लौट आए। इसका कारण यह है कि झूरी उन्हें प्रेम, सम्मान और स्नेह देता था जो उन्हें कहीं और नहीं मिला। इस तरीके से आंसर लिखना है आपको। और बैलों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी, अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो अपने उत्तर के कारण भी बताइए। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन है, इसका आंसर अब मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसमें याद रखना है कि अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है। तो इसके 3 पॉइंट्स मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। तो ये देखिए, हाँ, मैं इस कथन से सहमत हूँ,
यदि कोई व्यक्ति या प्राणी अन्याय को बिना विरोध के सहता रहता है तो यह अप्रत्यक्ष रूप से अन्याय को बढ़ावा देता है। दो बैलों की कथा में हीरा और मोती ने शुरुआत में अत्याचार सहते हैं, लेकिन जब अत्याचार बढ़ जाता है तब वे उसका विरोध करते हैं। यह विरोध हमें सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना जरूरी है, नहीं तो अन्याय करने वाला हौसला बढ़ता है। इसी अत्याचार सहना भी किसी हद तक उनको उसमें अत्याचार में अन्याय की भागीदारी है। तो 6th क्वेश्चन है, बहुत दिनों तक साथ रहते रहते भाईचारा हो गया था। हीरा और मोती अभिन्न मित्र थे। कहानी की किन किन घटनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कम से कम 3 बिंदु लिखिए। तो इसके 3 पॉइंट्स ये हैं आपके सामने। हीरा और मोती के भाईचारे के उदाहरण के 3 बिंदु, दोनों हमेशा साथ रहते थे और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको पता ही है कि वो हमेशा साथ रहते थे, साथ ही खाना खाते थे, साथ ही बैठते उठते थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, जब एक पर संकट आता था तो दूसरा उसकी मदद करता था और साथ खड़ा रहता था। तो आपने देखा होगा कि उसका जब कांजी हाउस में जब वो मोती जो है फंस गया था तो हीरा नहीं गया था, हीरा चाहता तो भाग जाता। गया के अत्याचार के समय भी दोनों ने मिलकर विरोध किया और साथ ही वहाँ से भाग निकले। इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि हीरा और मोती की अभिन्न मित्रता है। ओके, 6th क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा था तो उसका आंसर है, नांद में खली भूसा पड़ जाने पर वे भी साथ मुंह डालते और साथ ही उठाते थे। यदि एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी खाना बंद कर देता था। यह उनके गहरे तालमेल और भाईचारे का प्रतीक है। दूसरा है, जब रास्ते में उनका सामना एक विशाल सांड से हुआ तो दोनों आपसी सूझबूझ का परिचय देते हुए दिया। वे जानते थे कि अकेले सांड को हराना मुश्किल है। तीसरा, कांजी हाउस में जब हीरा ने दीवार तोड़ दी और बाकी सारे जानवर भाग गए, तब हीरा की रस्सी नहीं कटी थी तो मोती चाहता तो भाग जाता, लेकिन मोती भी वहाँ रुक गया था। तो इसका प्रतीक है अभिन्न मित्रता का, ठीक है। ये 7th पॉइंट आ गया। उसी समय मालकिन के, अब इसमें क्या था क्वेश्चन में, मालकिन और छोटी लड़की के व्यवहार की तुलना करनी थी। तो मालकिन का व्यवहार कठोर और स्वार्थपूर्ण था, ठीक है। वह बैलों को केवल काम के लिए उपयोगी समझती थी और उनके प्रति कठोरता दिखाती थी, जैसे बैलों के वापस आने पर उन्हें केवल सूखा भूसा खाने को दिलवाया, ठीक है। इससे ये पता चलता है। लेकिन वहीं पर छोटी लड़की उसके विपरीत, उल्टा, छोटी लड़की का व्यवहार दयालु और सहानुभूतिपूर्ण था। वह बैलों के प्रति प्रेम और करुणा दिखाती थी तथा उनकी पीड़ा को समझती थी, जैसे लड़की ने अपने हिस्से की रोटी बैलों को दे दी थी। इस प्रकार मालकिन जहाँ कठोरता का प्रतीक है, वहीं लड़की मानवता का प्रतीक है। ओके, मेरी कल्पना, मेरे अनुमान। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। यदि आप वह छोटी लड़की होते तो बैलों की मदद किस प्रकार करते? तो इसका आंसर आपको लिखना है आपकी कल्पना के अनुसार, आपकी सोच के अनुसार। आप लिख सकते हैं अपनी कल्पना के अकॉर्डिंग कि आप क्या सोचते हैं, आपके पॉइंट्स क्या क्या हैं, आप क्या करते अगर उस छोटी लड़की की जगह पर होते। तो अब आंसर मैं दिखा देती हूँ। यदि मैं उस छोटी लड़की की जगह होती या होता तो सबसे पहले चुपके से बैलों की रस्सियाँ खोल देती ताकि किसी को पता ना चले। इसके बाद मैं उन्हें सुरक्षित रास्ता दिखाती जिससे वे आसानी से अपने मालिक के घर पहुंच सके। मैं यह कोशिश करती कि उन्हें थोड़ा चारा और पानी मिल जाए ताकि वे थकान से उबर सके। साथ ही मैं ध्यान रखती कि वे हमेशा किसी खतरे में ना पड़े। इस तरीके से आप अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दोनों गधे अभी तक क्यों ज्यों के त्यों खड़े थे? भय और संकोच इंसान को अवसर मिलने पर भी जकड़े रखता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस वाक्य के संबंध में कहानी और अपने अनुभवों के से उदाहरण लेते हुए अपने विचार लिखिए। आपको बताना है कि जब कांजी हाउस में जब हीरा ने तोड़ दिया था दीवार, मोती ने, तो वो क्यों नहीं भागे थे, वो ज्यों के त्यों खड़े थे। तो ये आपको अपने पॉइंट्स में लिखना है। तो मैं अब आपको इसका आंसर दिखाती हूँ कि आपको किस तरीके से लिखना है, बाकी आप अपनी इच्छा के अनुसार लिख सकते हैं। हाँ, मैं इस कथन से सहमत हूँ। दो बैलों की कथा में जब हीरा और मोती भागने का प्रयास करते हैं तब गधों के पास भी आज़ाद होने का अवसर था, लेकिन वह डर और संकोच के कारण वहीं खड़े रह जाते हैं। उन्हें सजा का भय था, इसलिए वे अवसर का लाभ नहीं उठा सके। मेरे अनुभव में भी कई बार ऐसा होता है, हमें उत्तर पता होने पर भी हम डर के कारण बोल नहीं पाते। इससे स्पष्ट है कि भय और संकोच हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, इसलिए हमेशा हमें साहस से काम करना चाहिए। नेक्स्ट है, मेरे अनुभव मेरे विचार।
फर्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? अपने अनुभव के आधार पर बताइए। तो अब हमें ये बताना है कि दोस्ती जब हो जाती है तो हमें एक दूसरे को छेड़छाड़ी करते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, तो इसके अब पॉइंट्स आपको रखने हैं। अब ये पॉइंट्स हैं, हाँ मैं इस बात से आंशिक मतलब कुछ पार्ट तक ही मतलब रूप से सहमत हूँ। दोस्तों में घनिष्ठता बढ़ने पर हल्की फुल्की सी नोक-झोंक, मजाक या धोल धप्पा होना स्वाभाविक है। इससे अपनापन और सहजता दिखती है, क्योंकि दोस्त एक दूसरे के साथ खुलकर व्यवहार करते हैं। लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि हर सच्ची दोस्ती में ऐसा ही हो। कुछ दोस्तियाँ शांत और गंभीर भी होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर रख सकते हैं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। आपका इस संबंध में क्या विचार है? आप किसके साथ हैं, हीरा के या मोती के या दोनों के? क्यों? आपको बताना है कि बैरी मतलब कि दुश्मन के साथ उन्होंने मतलब मना कर दिया था जब वो गिर गया था, तो सींग नहीं मारने चाहिए, हीरा ने बोला। लेकिन मोती कह रहा था कि नहीं, ऐसा मारना चाहिए कि वो उठ ही ना सके। तो आप बताइए, आप किसके साथ खड़े हैं? हीरा के साथ बोलेंगे या मोती के साथ? तो चलो आंसर देखते हैं कि हमें किसके साथ होना चाहिए। हीरा और मोती के दो अलग दृष्टिकोण दिखाते हैं। हीरा का विचार दया और नैतिकता और उदारता का प्रतीक है, गिरे हुए शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। मोती का विचार क्रोध और प्रतिशोध की भावना को दर्शाता है, शत्रु को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। मेरा विचार है कि हीरा के पक्ष में ही हूँ, क्योंकि दया और क्षमा इंसान को महान बनाती है। गिरे हुए पर वार करना कायरता मानी जाती है, हालांकि कुछ परिस्थितियों में आत्मरक्षा भी जरूरी है। इसलिए मोती का विचार पूरी तरह भी गलत नहीं है। इसलिए सही रास्ता जहाँ संभव हो दया रखें, लेकिन अन्याय के खिलाफ खड़े रहें, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, हम और तुम इतने दिनों तक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? क्या कभी आपने इस किसी विपत्ति या चुनौती का सामने अपने किसी मित्र या परिजन के साथ मिलकर किया है? तो हाँ, मैंने भी एक बार अपने मित्र के साथ कठिन परिस्थिति का सामना किया। एक बार परीक्षा के समय मेरा दोस्त बीमार हो गया, वह पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, बहुत परेशान था। तब मैंने उसकी मदद की। मैं रोज़ उसे नोट समझाता था और महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी करवाता था। हम दोनों ने मिलकर मेहनत की और अंत में वह बहुत अच्छे अंकों से पास हो गया। इस घटना से मुझे यह सीख मिली कि सच्ची दोस्ती वही है जो कठिन समय में साथ निभाए, ठीक वैसे ही जैसे हीरा और मोती ने एक दूसरे का साथ निभाया था, ठीक है। अब आते हैं विधा से संवाद। तो अब विधा से संवाद जो है ये क्वेश्चन में बुक में ही दे रखा है। तो कहानी की पड़ताल, तो अब हमें इसके बारे में इस तरीके से करना है कि इसको अब हम पढ़ते हैं पूरा कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कहानी की पड़ताल। कहानी ऐसी रचना है जिसमें किसी के जीवन एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली और उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। कोई कहानी वास्तविक या काल्पनिक घटनाओं पर आधारित हो सकती है और इसमें वास्तविक या काल्पनिक पात्र भी शामिल हो सकते हैं। आप कहानी लेखन की इस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए एक कहानी का शीर्षक चुनिए और दिए गए मुख्य बिंदुओं को पूरा कीजिए। बिंदु है शीर्षक और लेखक, ठीक है। विषय, क्रिया, कार्य, परिवेश, देश, काल और मुख्य विचार, चरित्र, पात्र, परिणाम। तो अब ये आंसर आपके सामने है कि आपको किस तरीके से लिखना है। शीर्षक लिखना है दो बैलों की कथा, मुंशी प्रेमचंद। विषय लिखना है मित्रता, निष्ठा और त्याग। और क्रिया कार्य लिखना है हीरा और मोती नाम के दो बैल हैं, उन्हें अपने मालिक के साथ रहते हैं। उन्हें एक निर्दयी व्यक्ति के पास भेज दिया जाता है जहाँ पर उन पर अत्याचार होता है। दोनों मिलकर कठिनाइयों का सामना करते हैं और अंत में अपने पुराने मालिक के पास लौट आते हैं। परिवेश, देश, काल, पुराने समय में ग्रामीण भारत में लिखा गया था, ठीक है। चरित्र जो है, हीरा शांत समझदार था, मोती जो है क्रोधी लेकिन साहसी था, झूरी जो मालिक है, गया निर्दयी व्यक्ति है। परिणाम, अंत में हीरा और मोती सभी कठिनाइयों को पार करके अपने मालिक के पास लौट आते हैं, जिससे यह संदेश मिलता है कि सच्ची मित्रता और निष्ठा कभी व्यर्थ नहीं जाती, ठीक है। कहानी का सौंदर्य, दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगते हैं, दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। इस वाक्य को पढ़कर आंखों के सामने एक दृश्य सा बन जाता है। आप जानते हैं कि भाषा की इस विशेषता को चित्रात्मकता कहते हैं। चित्रात्मकता का मतलब है सेल्फ इमेजिन, जो हम पिक्चर को इमेजिन करते हैं।
दो बैलों की कथा कहानी में एक ऐसी अनेक विशेषताएं हैं जो इसे अद्भुत और प्रभावपूर्ण बनाती हैं। नीचे इस कहानी में आए कुछ विशेष बिंदुओं को उदाहरण साथ दिया गया है। आप भी एक एक उदाहरण को खोजकर तालिका में लिखिए। तो इस तरीके से आपको लिखना है और मैंने आपको सारा बता दिया है। देखिए, तो चित्रात्मक भाषा जो है शब्दों के माध्यम से पाठक के मन में स्पष्ट और जीवंत चित्र या छवियाँ बनना अपने आप ही हमारे मन में आ जाता है कि कैसे होंगे वो। ठीक है, उदाहरण, घुटने तक पाँव में पाँव कीचड़ से भरे हैं। सहसा घर का द्वार खुला और वहीं लड़की निकली। ठीक है, और संवाद मतलब बातचीत का जो है, तो कथा को आगे बढ़ाने के लिए या पात्रों के विचार भाव आदि व्यक्त करने के लिए बातचीत और संवादों का प्रयोग मर जाऊंगा और इस तरीके से जो है यूज़ किया गया है। तो ये आप आंसर देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपने तरीके से। तो मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊँगा, हम यहाँ नहीं रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। उदाहरण 2 जो हमें खुद लिखना था, एक उदाहरण उन्होंने दिया था, एक उदाहरण हमें लिखना है। विरोधात्मकता की विरोध कब कर रहा है, तो एक ही प्रसंग या रचना में दो विपरीत या परस्पर विरोधी बातें एक साथ मौजूद करना। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। झूरी की सही, तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स लिख लेना। सॉरी, थोड़ा सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा है। तो आप इस तरीके से इसके उदाहरण लिख लेना। स्वतंत्रता की चाह थी पर बंधन में रहना पड़ रहा था। उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए था। तो इस तरीके से आपको व्यंग्य लिखना था। संघर्ष है दो विरोधी शक्तियों, विचारों, इच्छाओं या परिस्थितियों का आपस में टकराना। तो मोती ने आगे से सांड को मारा तो हीरा ने पीछे से। तो ये आपस में दिखा रहे हैं और अतिशयोक्ति की बढ़ा चढ़ाकर जब हम कोई चीज़ बात बोलते हैं तो यहाँ पर अलंकार की बात हुई है। ठीक है, अब झूरी उन्हें फूल की झड़ी से थोड़ी ना छूता था कि, है ना, दोनों उड़ने लगते थे मानो पंख लग गए हैं। संदेह, उलझन किसी चीज़ की, तो क्या होता है, सारा दिन बीत गया और खाने का एक तिनका भी ना मिला। समझ ही में नहीं आता यह कैसा स्वामी है, अब क्या करें, भागें या सहें। तो कहानी की रचना, नेक्स्ट है कहानी की रचना। प्राय कहानी के प्रारंभ में ही कहानी के मुख्य चरित्र, कहानी का समय, कहानी की भाषा और घटनाओं आदि के कुछ संकेत मिलने लगते हैं। प्रेमचंद की इस कहानी से भी संकेत मिले थे। तो ये कुछ आपको लिखने हैं प्रारंभिक संकेत, ये आप लिख लीजिएगा। शुरुआत में ही हीरा और मोती मुख्य पात्र का परिचय मिलता है। दोनों बैलों के बीच गहरा भाईचारा और स्नेह दिखाया गया। कहानी का ग्रामीण गांव परिवेश या किसान जीवन का चित्र मिलता है। भाषा सरल, सहज और भावनात्मक, जिससे लेखक की शैली स्पष्ट है। प्रारंभ से ही बैलों की स्थिति वगैरह के बारे में बताया गया है, सब कुछ लिख दिया है मैंने। ठीक है, विषयों से संवाद। तो अब विषयों में संवाद जो है, कहानी का समय और समाज। दो बैलों की कथा कहानी जिस समय लिखी गई थी उस समय भारत पर अंग्रेजों का दमनकारी शासन था, मतलब कि उनका राज चल रहा था। उस समय भारतवासी भी अपने अपने ढंग से इस अंग्रेजी शासन का विरोध कर रहे थे। इस कार्य में लेखक भी किसी से पीछे नहीं थे। वे अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने हेतु प्रेरित कर रहे थे, कि वो कहानियों के थ्रू ही अपना मतलब उनको एनकरेज कर रहे थे कि हमें कैसे फ्रीडम लेनी है, कैसे आज़ादी पानी है, स्वतंत्रता पानी है। तो ये पॉइंट्स मैं दिखा देती हूँ, इस तरीके से लिखने हैं आपको कहानी में से, और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ाव कि मतलब उनका कैसे है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिलाकर लिखना है। जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों, अब ये आपका फर्स्ट पॉइंट जो मिलेगा मैचिंग होगी वो होगा स्वतंत्रता सेनानी बार बार जेल गए। ठीक है, मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं, आप नंबरिंग कर लेना। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आप आंसर्स लिख लेना। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी मैं जल्दी कर रही हूँ वीडियो को, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाता है तो फिर आप लोग नहीं देखते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप पूरा अच्छे से वीडियो को देखें। थैंक यू। आई होप आप सबने ये लिख लिया होगा। थोड़ा सा समझने के लिए थैंक्स सो मच
कि आप लोग मेरी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं कि मेरे को थोड़ा सा बोलने में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम है। पशुओं के लिए कानून। नीचे दिए गए संवाद पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने की क्या अख्तियार है, जाकर थाने में रपट करा दूंगा, मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। तो कांजी हाउस में बैलों का बंद होना न्याय इसलिए है क्योंकि यह व्यवस्था आवारा या बिना मालिक के घूमने वाले पशुओं को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई है ताकि वे किसी को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन यह अन्याय भी है क्योंकि हीरा और मोती जैसे निर्दोष बैलों को गलत तरीके से ले जाया गया। तो यहाँ पर हमने दोनों ही तरीके से लिख दिया गया है। अब आपका सेकंड आंसर यह है कि अगर हमें अवसर मिले तो हम बैलों के लिए क्या अधिकार मांगेंगे। तो उन्हें बिना कारण पकड़कर बंद ना किया जाए, उनके असली मालिक की पहचान की सही जांच हो, पशुओं के साथ मारपीट या क्रूरता ना हो, उन्हें पर्याप्त भोजन पानी दिया जाए, बीमार होने पर उनका इलाज किया जाए, उन्हें स्वतंत्र रूप से सुरक्षित वातावरण में रखा जाए। मिलते हैं